बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of discussion is medical disorders in pregnancy। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में हाइपरटेंशन है। ओके, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हाइपरटेंशन 20 वीक से पहले डेवलप होती है, हाइपरटेंशन दैट मींस 140/90, जो ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक हाइपरटेंशन। लेकिन अगर ये 20 वीक्स के बाद होती है 140/90, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। साथ में प्रोटीन यूरिया या साइंस ऑफ टारगेट एंड ऑर्गन डैमेज आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्री क्लैम्शिया। और साथ में अगर सीजर्स आ जाएगा तो उसको इक्लैम्शिया बोलते हैं। तो जो प्री क्लैम्शिया की जो डेफिनेशन होती है, इसमें जो हाइपरटेंशन होती है 140/90 के ज़्यादा होती है। सीवियर जब लेबल करते हैं जब 160 से ऊपर होगा। प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया में आपने 300 मिलीग्राम याद रख लेना 24 घंटों के अंदर। ओके, और साथ में साइंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रंटल हेडेक है, विजुअल डिस्टर्बेंस है, एपिगैस्ट्रिक या राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है। ओके, फेशियल एडिमा हो सकता है, कन्फ्यूजन आपको देखने को मिल सकती है। ओके, हाइपर रिफ्लेक्सिया या क्लोनस आपको देखने को मिल सकती है। ओके, एफजीआर देखने को मिल सकता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। तो ये सारी प्री क्लैम्शिया को इंडिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सिनेरियो में देखो, हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा है, सीवियर हाइपरटेंशन है। ओके, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा? ओके, प्रोटीन यूरिया से नहीं दिया हुआ लेकिन साइंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज दिया हुआ है, तब इसको हम प्री क्लैम्शिया लेबल करते हैं। ओके, तो जो प्री क्लैम्शिया की डेफिनेशन होती है, हाइपरटेंशन 140/90 की होनी चाहिए। एटलीस्ट दो सेपरेट ओकेजन पे आपने चेक करनी है, 4 घंटों के फासले पर होनी चाहिए। और साथ में आपको 300 मिलीग्राम का प्रोटीन यूरिया चाहिए आपको 24 घंटों के अंदर। ओके, 20 वीक्स के बाद होनी चाहिए, प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव होनी चाहिए, और 6th पोस्टपार्टम वीक या फिर 12th वीक तक खत्म हो जानी चाहिए। तो उसको बोलते हैं प्री क्लैम्शिया। ओके, ये हो जाएगा। बाकी प्री क्लैम्शिया में कौन-कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे? ओके, एक कुछ तो इन्वेस्टिगेशन मैटरनल वेल-बीइंग के लिए होगी और कुछ फीटल वेल-बीइंग के लिए होगी। फीटल वेल-बीइंग के लिए अल्ट्रासाउंड और सीटीजी आ जाएगा, जबकि मैटरनल वेल-बीइंग के लिए सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल या कोआगुलेशन प्रोफाइल है, एलएफटीज़ है, आरएफटी में यूरिक एसिड है, यूरिया क्रिएटिनिन है, और प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कराओगे। 24 आवर यूरिनरी सैंपल कराओगे जिसमें 300 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। एलडीएच भी करा लोगे आप। सही हो गया? ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक बताया व्हाट इज़ हेल्प सिंड्रोम। तो हेल्प सिंड्रोम क्या होता है? प्री क्लैम्शिया की कॉम्प्लिकेशन होती है, सीवियर प्री क्लैम्शिया की कॉम्प्लिकेशन होती है। हेल्प में एच से हिमोलिसिस, ई से एलिवेटेड लिवर एंजाइम हो जाएगा, एलपी लो प्लेटलेट आ जाएंगे। व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्प सिंड्रोम? इनिशियल मैनेजमेंट रिससिटेशन आ जाती है। रिससिटेशन में आपने एबीसीडी को मेंटेन करना होता है। करेक्शन ऑफ कोआगुलेशन डेफिसिट, इसको आपने ठीक करना होता है क्योंकि टीआईसी भी हो सकता है। फीटल सीटीजी मॉनिटरिंग करनी होती है आपने। ओके, अल्ट्रासाउंड तो आपने कराना होता है। स्टेरॉइड देने हैं अगर 34 हफ्तों से पहले किया है, क्योंकि हमने इंडक्शन ऑफ लेबर कराना होता है। मैनेजमेंट क्या होगा? डिलीवरी बाय सी सेक्शन। ओके, सही हो गया। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इन प्री-इक्लैम्सिया, अगर सीवियर है तो आपने 4 टाइम्स अ डे से ज़्यादा करना होता है। ओके, और अगर माइल्ड या मॉडरेट है तो 4 से कम करना होता है। ओके, ठीक हो गया। अब मेन क्या है प्री-इक्लैम्सिया की मैनेजमेंट क्या होती है? इनिशियल मैनेजमेंट डेफिनिटिव, क्या है? डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन आपने करना होता है। ओके, इन केस ऑफ प्रीटर्म। तो स्टार्ट करते हैं, जो आपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आईवी लेबेटोलोल होती है। बाकी ओरल निफेडिपिन दे सकते हैं या फिर मिथाइल डोपा हाइड्रोलाज़िन दे सकते हैं। बाकी सीटीजी मॉनिटरिंग करेंगे, फीटल अल्ट्रासाउंड और डॉपलर स्टडी करेंगे और स्टेरॉइड्स देंगे। एफएससी से रट्टा मार सकते हो। फीटल सीटीजी आप कराओगे, ओके, स्टेरॉइड दोगे, और एफ से असल में फीटल अल्ट्रासाउंड था, एससी से सीटीजी था। ओके, सही हो गया। मेन मैनेजमेंट क्या होगी? डिलीवरी होगी। डिलीवरी क्या होगी? सी सेक्शन होगा इन केस ऑफ सीवियर प्री-इक्लैम्सिया। ओके, व्हाट आर द मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस और व्हाट आर द फीटल कॉम्प्लिकेशन? तो जो होती है प्री-इक्लैम्सिया की वजह से, प्री-इक्लैम्सिया की वजह से इक्लैम्सिया हो सकता है, प्री-इक्लैम्सिया की वजह से हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। निमोनिक है, हीप। ओके, एच से क्या होगा? एच से हेल्प सिंड्रोम हो जाएगा, ई से इक्लैम्सिया हो जाएगा, ए से एक्यूट रीनल फेल्योर हो जाएगा, पी से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, प्लेसेंटल अब्रप्शन हो जाएगा। फीटल कॉम्प्लिकेशन को याद रख लेना कि फीटल में क्या होगा? मिसकैरेजेस हो सकते हैं। वैसे मिसकैरेजेस रिलेटिवली कम होते हैं लेकिन हो भी सकते हैं। आईयूडी हो सकता है, आईयूजीआर हो सकता है, फीटल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ओके, अब इक्लैम्शिया में आपको क्या मिलेगा? इक्लैम्शिया में आपको प्री-इक्लैम्शिया की हिस्ट्री मिलेगी और टॉनिक क्लोनिक सीज़र आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? अगर आपसे पूछे व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ इक्लैम्शिया, तो इक्लैम्शिया की जो इनिशियल मैनेजमेंट होती है आपने वो एबीसी को मेंटेन करना होता है। सबसे पहले इमरजेंसी है तो कॉल फॉर हेल्प है, कॉल फॉर सीनियर हेल्प है, मेंटेन एबीसी है। आपने वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है, आईवी फ्लूइड्स और यूरिन कैथेटराइज़ेशन करनी है। मेन आपने क्या करना है? ओके, सीज़र्स को कंट्रोल करने के लिए आपने आईवी मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। आईवी मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसका लोडिंग डोज़ 4 ग्राम होता है, मेंटेनेंस डोज़ 1 ग्राम होता है, और मज़ीद फिट्स हो रही है तो आपने 2 ग्राम बोलस आपने देना होता है। डायज़ेपाम देंगे अगर रिपीटेड सीज़र्स हो रहे हैं। बाकी इंट्यूबेशन या वेंटिलेशन कर सकते हैं, और रिफ्लेक्सेस को आपने ज़रूर देखना है हर घंटे बाद, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करती है? रिफ्लेक्सेस को कम कर देती है। ओके, और अगर मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो इसकी वजह से आपने क्या देना है? आईवी 10 ml 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। इक्लैम्शिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ डेथ है वो क्या होता है? सेरेब्रल हेमरेज आपको देखने को मिलता होता है। बाकी हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए ओरल निफेडिपिन 10 mg दे सकते
सकते हैं, IV लेबेटालोल दे सकते हैं या मेथाल-डोपा दे सकते हैं। बाकी CTG मॉनिटरिंग या अल्ट्रासाउंड डॉपलर करेंगे। कब डिलीवर करना है, जब उसके सीज़र और हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाएगी। और हाउ टू डिलीवर इमरजेंसी सिज़ेरियन सेक्शन। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर लिखे हुए हैं प्री-इक्लैम्सिया के। तो जो प्री-इक्लैम्सिया होता है प्राइमरी ग्रेविडिया में देखने को मिलता है या जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, ओके, प्री-इक्लैम्सिया की या प्री-इक्लैम्सिया प्रीवियस प्रेगनेंसी में है, एज अगर 40 से अबव है, BMI 35 से ज़्यादा का है या फैमिली हिस्ट्री है प्री-इक्लैम्सिया की, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जिसमें आपको देखने को मिल सकता होता है, या ओबीज़ है, प्रोटीन यूरिया है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, इन सब में देखने को मिल सकता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये ऑलमोस्ट इक्लैम्सिया वाला आ जाएगा। ओके, इक्लैम्सिया में और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी तो इसमें प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या करनी है। नंबर 1 आपने क्या करना है कि ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है। ओके, सीज़र को कंट्रोल करना और पेशेंट को एजुकेट करना है। ऑप्टिमाइज़ करना है ट्रीटमेंट को, सीज़र को कंट्रोल को अचीव करना और पेशेंट को एजुकेट करना है। नंबर 2 लोवेस्ट नंबर ऑफ ड्रग आपने इस्तेमाल करनी है। लैमोट्रेजिन या कार्बामेज़ेपिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और ठीक हो गया। अगर सीज़र 2 साल से ज़्यादा रुक गया है, 2 साल से नहीं आए, सीज़र फ्री इंटरवल 2 साल से ज़्यादा का है, तो आपने ड्रग को छोड़ देना है। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम आपने लेना होता है फॉर एटलीस्ट 12 वीक्स है। और जो रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है, ओके, अगर एक एक पैरेंट में थी तो 4% है, अगर दोनों में थी तो 15% होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो आप लेते हैं, लैमोट्रेजिन, कार्बामेज़ेपिन, वैल्पोरिक एसिड है, उनकी वजह से क्या हो सकता है, टेराटोजेनिसिटी हो सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, फेशियल डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, न्यूनेटल विथड्रॉल आपको देखने को मिल सकता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को एपिलेप्सी है तो अपनी मैनेजमेंट क्या है, डोंट चेंज द मेडिकेशन अगर सीजर वेल कंट्रोल्ड है। ओके, प्रॉपर कंप्लायंस वगैरह रखनी होती है, प्रीनेटल स्क्रीनिंग करनी है, अल्फा फीटो प्रोटीन की, नॉर्मली स्कैन की, विटामिन की आपने देना है 10 mg देना होता है, और पारेंटल सॉरी जनरल एडवाइस देनी है। ओके, इसके बाद एफजीआर है। एफजीआर का कैसे पता लगेगा, ओके, ओलिगोहेटेरोमनियास के साथ फीटल मूवमेंट डिक्रीज हुई हुई है, तो ये एफजीआर को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि एफजीआर वाले बेबी में क्या होती है, ओके, ओलिगोहेटेरोमनियास होता है। ओके, और फीटल मूवमेंट्स पे कम होती है। तो अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग फॉर एसजीए, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, तो स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज में जो हेड सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस दोनों कम होगी। ओके, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेस देन 5th परसेंटाइल होगा और रिड्यूस लाइकर होगा। फर्दर असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग, तो फर्दर असेसमेंट के लिए आपने सीरल बायोमेट्री करनी है। बायोमेट्री में वही चीज़ें बाइपेराइटल डायमीटर, सीआरएल, हेड सर्कमफ्रेंस, क्राउन लेंथ, सब कुछ देखते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम देखना है आपने। ओके, सही हो गया, ठीक हो गया। 2 वीक्स 2 वीकली इंटरवल, ठीक हो गया। और अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर आपने कराना होता है, सीटीजी आपने करानी होती है। डिलीवरी करेगी बेबी की। ओके, अगर 36 वीक है तो हम आईएम स्टीरॉयड का इंजेक्शन दे देंगे और डिलीवरी कर देंगे टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं जेस्टेशनल रीनल डिजीज। ओके, सही हो गया, जेस्टेशनल रीनल डिजीज। अब सीकेडी की वजह से फीटल में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, माँ में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, यूटीआई हो सकती है, और प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। फीटल में क्या होगा, फीटल में मिसकैरेज है, आईयूडी है, आईयूजीआर है, स्टिल बर्थ है, कोई भी नया नहीं है फीटल वाला। आपने मेन याद रखना होता है मैटरनल वाले, जो कि हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, यूटीआई है, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। व्हाट आर द प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, ओके, सीकेडी वाले पेशेंट में। ओके, तो सीकेडी वाले पेशेंट में आपने सेफ कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना है अंटिल प्रेगनेंसी एडवाइस, तो सेफ कॉन्ट्रासेप्शन है। नंबर 2 फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, नंबर 3 जेनेटिक काउंसलिंग करनी है। ओके, नंबर 3 आपने बताना है कि मदर और फीटस को क्या रिस्क हो सकते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टेराटोजेनिक ड्रग को आपने अवॉइड करना होता है, ब्लड प्रेशर को, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को आपने लेना होता है। ओके, लेकिन उनकी एडजस्टमेंट करनी है। लो डोज एस्पिरिन आपने जरूर लेनी होती है, एंटी कोगुलेशन आपने लेनी होती है। ओके, अगर प्रोटीन यूरिया वगैरह डेवलप हो रहा है। सही हो गया। तो क्या क्या मेन है, सेफ कॉन्ट्रासेप्शन आ जाएगा। ओके, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, ए से क्या है, अवॉइड एनी टेराटोजेनिक फैक्टर। बी से कुछ नहीं बनता। सी से आपने क्या, ए से एस्पिरिन भी बनता है। ओके, बी से आपका क्या होगा, बी से कुछ खास नहीं बनता होता। सी से क्या होगा, ओके, सी से कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना होता है। ओके, वैसे डी से भी कुछ नहीं बनता। एफ से फर्टिलिटी इश्यूज और जी से जेनेटिक काउंसलिंग है। अब आगे आ जाते हैं जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेजेंट करती है। अब इसके लिए नाइस गाइडलाइंस है और डब्ल्यूएचओ वाली है। नाइस गाइडलाइंस में रट्टा मारना है 5, 6, 7, 8। ओके, यानी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 5.6 हो या 100 से ज़्यादा हो, और 2 आर ग्लूकोज ओजीटीटी 140 से ज़्यादा हो, या फिर आप 7.8 मिलीमोल को रट्टा मार लेना। डब्ल्यूएचओ के अंदर आपने रट्टा मारना है 5108। ओके, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 5.1 या यहाँ पे 95 या 92 लिखा हुआ है। ओके, 1 आर वाला 180 या फिर वहाँ पे होगा ऑलमोस्ट 10 होगा। ओके, जबकि
2R वाला 8.5 हो सकता है या 153 हो सकता है। ठीक हो गया, ये आपने रट्टा मार लेना है। तो जीडीएम को डायग्नोस करने के लिए आपको ये पैरामीटर्स आपको चाहिए होते हैं। लाइक अगर आप इस सिनेरियो में देखो, फास्टिंग 106 है, ओके, फास्टिंग 106 है, दैट मीन्स जिस मर्जी क्राइटेरिया को फॉलो कर लो, फास्टिंग ज़्यादा है। 1 आवर दैट मीन्स डब्ल्यूएच वाला फॉलो कर रहे हैं, ओके, 180 से ज़्यादा होने चाहिए, 186 है। 2 आवर 153 ये थोड़ा नीचे है, लेकिन जीडीएम लेवल करेंगे, ओके। और फिजियोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन फीटस के फीटस में, जबकि इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर में माइक्रोसोमिया क्यों होता है। अब याद करना कि माँ में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज फीटस में ट्रांसफर हो जाएगा, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो बीटा सेल्स और पेनक्रियास है उनकी हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरट्रॉफी की वजह से फीटल में इंसुलिन की सिक्रेशन होना शुरू हो जाएगी, और इंसुलिन की वजह से फीटस की ग्रोथ होगी, जिसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया, और इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं पेंडरसन हाइपोथेसिस। नंबर 2, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आरडीएस हो जाएगा। नंबर 3, न्यूनेट में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का कनेक्शन ही खत्म हो जाता है। ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। कौन रिस्क फैक्टर बताने हैं हाई रिस्क फॉर द डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। अगर एज ज़्यादा है, 35 या 25 साल से ऊपर है, ओबेसिटी है, ओके, डायबिटीज फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, ये हाई प्रिवेलेंस है, ओके, ये तथा वुमेन एट एवरेज रिस्क, तो एवरेज हाई रिस्क वाला आपने मेन याद रखना है। 35 से ऊपर या 30 से ऊपर, ओबेसिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री थी जीडीएम की, या कंजेनाइटल नॉर्मलीज के लिए हिस्ट्री आपको मिली थी प्रीवियस प्रेगनेंसी में। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। एक फीमेल है, उसकी जीडीएम हुआ हुआ है, उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, ओके। इसकी मैनेजमेंट को आपने डिवाइड करना है 3 में, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम, ओके। पोस्टपार्टम में अपनी HbA1c की स्क्रीनिंग करानी होती है, ओके, तकरीबन 6 से लेकर 13 हफ्तों के बाद। एंटीपार्टम में क्या होगा, एंटीपार्टम में आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, फीटल सर्विलेंस करनी है, 1 सेकंड सीटीजी से करेंगे 20 से लेकर 24 पर, इको भी कर सकते हैं इसी टाइम पर 20 से लेकर 22 हफ्तों पर, और लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट करनी होती है 12वें हफ्ते पर। लो डोज एस्पिरिन सीकेडी में भी स्टार्ट करते हैं, हाइपरटेंशन वाले में भी स्टार्ट करते हैं, प्रीक्लैम्पशिया में भी करते हैं, जीडीएम में भी करते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या करना है, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपने करनी होती है, ओके। नंबर 2, डाइट और एक्सरसाइज पे आपने फोकस करना है, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी है, 7 दफ़ा आपने करनी होती है। वैसे किसी जगह पे 4 भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 7 टाइम्स है, ओके, चलो ठीक है। HbA1c एवरी मंथ है, ओके। और फार्माकोथेरेपी में इंसुलिन या मेटफॉर्मिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंट्रापार्टम मैनेजमेंट में क्या है, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी डिपेंड करेगा। अगर हाई रिस्क फीमेल है तो आपने इंडक्शन ऑफ लेबर कराना 38 वीक्स पे, अगर लो रिस्क है तो स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करना है। मोड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मली वजाइनल डिलीवरी करानी है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अदरवाइज लो सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन है, क्लियर। इसके बाद पोस्टपार्टम मैनेजमेंट है। पोस्टपार्टम मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। पोस्टपार्टम मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, रीवैल्यूएशन करनी होती है, HbA1c को देखना है, ओजीटीटी को आपने देखना होता है 6 से लेकर 12 हफ्तों के ऊपर। कब डिलीवर करना है, अगर लो रिस्क फीमेल है तो आपने क्या करना है, आपने स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करना है, अगर हाई रिस्क है तो आपने इंडक्शन करानी है 38 वीक्स, ओके। वही डिलीवरी के बता दिया है। अब न्यू नेट में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है डायबिटीज़ की। अब डायबिटीज़ की माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, न्यू नेट में क्या देखने को मिलेगी, ये सब कुछ आपने रट्टा मार लिया, ओके। अब डायबिटीज़ की वजह से माँ में क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, 5 पीस को रट्टा मारना है। प्रीक्लैम्पशिया आपको देखने को मिल सकता होता है, ओके। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमियास आपको देखने को मिल सकता है, ओके। प्रीक्लैम्पशिया, पॉलीहाइड्रोमियास, प्री टर्म लेबर आपको देखने को मिल सकता है, प्रोम है, और पोस्टपार्टम हैमरेज है। तो 5 पीस रट्टा मार लेने हैं जो माँ में हो सकते हैं। अब फीटस में क्या हो सकता है, फीटस में साइज़ बढ़ जाएगा तो मैक्रोसोमिया हो सकता है, बाकी स्टिल बर्थ या मिसकैरेज हो सकता है, हाइपर या हाइपोग्लाइसीमिया, शोल्डर डिस्टोर्शिया रट्टा मार लेना है, और कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशन हो सकती है। न्यू नेट में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम, बिलिरुबिन ज़्यादा, पॉलीसाइथीमिया, ओके। आरडीएस देखने को मिल सकता होता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, पॉलीसाइथीमिया, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में क्या होता है, नंबर 1 आपने ग्लाइसेमिक कंट्रोल को ऑप्टिमाइज़ करना है, यानी HbA1c को 6 से नीचे रखना होता है, ओके, क्लियर। HbA1c को 6 से नीचे रखना है। नंबर 2, हाई डोज फोलिक एसिड आपने देना होता है। ये डोज हाई डोज फोलिक एसिड अगर किसी को प्रीवियस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो चुका है उसमें भी देते हैं, 4 ग्राम या 4 मिलीग्राम, सिकल सेल एनीमिया में भी तरह देते हैं। और पेरिकॉन्सेप्शनल एडजस्टमेंट करनी होती है, ओके, टू द एस इनहिबिटर और स्टैटिन्स जो कि ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और पेशेंट को आपने एजुकेट करना है अबाउट द मैटरनल, फीटल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ जीडीएम है, ओके। ऑलमोस्ट हमने सारा देख लिया है, ओके। काउंसलिंग अबाउट रिस्क है तो पेशेंट को आपने एजुकेट करना है रिगार्डिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद फीटल मैक्रोसोमिया के, फीटल मैक्रोसोमिया की वजह से शोल्डर डिस्टॉर्शिया हो सकता है, ऑपरेटिव डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वुमेन को इनकरेज करना है कि अपने ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करे, HbA1c को, दूसरा डाइटरी मॉडिफिकेशन और एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले ले। ऑलमोस्ट वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी है,
इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, वो है थायराइड स्ट्रॉम। थायराइड स्ट्रॉम में जो सीवियर आपको मैनिफेस्टेशन देखने को मिलती है हाइपरथायरॉयडिज़्म की। तो थायराइड स्ट्रॉम के जो रिस्क फैक्टर होते हैं, इसमें कोई अंडरलाइंग थायराइड डिज़ीज़ है, स्पेसिफिकली मल्टीनोडुलर गोइटर या ग्रेवियस डिज़ीज़ है। तो अगर कोई अंडरलाइंग थायराइड डिज़ीज़ है या ट्रीटमेंट से नॉन कंप्लायंस है या कोई थायराइड का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, तो इस केस में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोर्टिव केयर विद रिहाइड्रेशन होती है। ओके, आईवी फ्लूइड्स आपने देने होते हैं, प्रोपाइलथायोरेसिल देना होता है, स्टेरॉइड्स आपने देने होते हैं, प्रोप्रानानोल आपने देना होता है। ठीक हो गया? तो हमने सर्जरी में भी पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हाइपोथायरॉयडिज्म का। तो इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी वो 1% होता है। रिपीटिशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, स्पेसिफिकली टीएसएच है, वो आपने हर ट्राइमेस्टर में चेक करने होते हैं, अनलेस देयर हैज़ बीन डोज एडजस्टमेंट। अगर डोज एडजस्टमेंट होगी तो आपने हर 6 वीक्स के बाद आपने करने होते हैं। ओके, अब व्हाट आर द फीटल इफेक्ट्स ऑफ सब ऑप्टिमल थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट? किसी माँ को अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फीटस को भी हो जाएगी। ओके, अगर मदर में हाइपोथायरॉयडिज़्म होगा, उसको रिप्लेस नहीं किया सही से थायरॉक्सिन से, तो बच्चे में भी हाइपोथायरॉयडिज़्म होगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, आईक्यू डेवलप नहीं होगा, लॉस ऑफ फीटस भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। अब है हार्ट डिजीज़ इन प्रेगनेंसी, तो वही कंजेनिटल हार्ट फेल्योर सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है कि अगर पर्सिस्टेंट डायलेटेड नेक वेन है, जेवीबी बढ़ी हुई है, सिस्टोलिक मरमर है, कार्डियोमिगैली, एरिथमिया, हेमोप्टिसिस, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती होती है। ओके, और यहाँ पे एक आपने न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन को भी रट्टा मार लेना है, जिसमें अगर ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपको फटीग या डिस्नी आपको देखने को मिलता है, तो वो स्टेज 2 में आती है, क्लास 2 में आती है। और अगर लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो वो क्लास 3 है, डिस्नी एट रेस्ट है तो वो क्लास 4 आ जाती है। क्लास 1 में क्या लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, सॉरी नहीं, क्लास 1 में है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटी से डिस्नी नहीं होता। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर या वर्सनिंग फैक्टर फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? तो निमोनिक होता है चार्ट, सी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एच से हाइपरटेंशन है, ए से रिदमिया है, आर से और क्या होगा रिस्पिरेटरी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और टी से टोकोलिटिक्स आ जाती है। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन लेबर, तो लेबर के अंदर आपने 2 चीज़ें अवॉइड करनी है, 2 ए लेने हैं और 2 एस लेने हैं। 2 चीज़ें अवॉइड जो करनी है वो है इंडक्शन ऑफ लेबर और सुपाइन पोज़ीशन। 2 ए जो लेने हैं वो एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिया, और 2 एस जो करने हैं वो सेकंड स्टेज को आपने शॉर्ट करना है और सिंटोसिनिन को आपने जुडिशियसली यूज़ करना होता है। ठीक हो गया? ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। तो आपने काउंसलिंग किन-किन चीज़ों के बारे में करनी है? नंबर 1 हार्ट डिज़ीज़ की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसकी वजह से काउंसलिंग करनी है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। रिपोर्ट करना है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम है या पेरीनेटल मोर्टेलिटी बताना होता है। व्हाट आर द फीटल रिस्क? ओके, या फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? निमोनिक या सीपीएफ, वही डिज़ीज़ वापस आ सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है। ओके, पी से क्या होगा? प्रीमैच्योरिटी हो सकती है, याट्रोजेनिक प्रीमैच्योरिटी। एफ से फीटल हाइपोक्सिया और एफजीआर हो सकता है। हाई रिस्क मैटरनल कंडीशन, जिसमें प्रेगनेंसी को आपने फ़ौरन टर्मिनेट कर देना होता है, उसका निमोनिक या स्काल्प। एस से सिस्टमिक वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, सी से साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। ओके, ए से आपका अयोर्टिक पैथोलॉजी है, लाइक अयोर्टिक स्टेनोसिस, मार्फन सिंड्रोम है। एल से लेफ्ट हार्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लीगन अयोर्टिक स्टेनोसिस है, माइट्रल स्टेनोसिस है। पी से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ई से मेंगर सिंड्रोम आ जाएगा। ओके, इसके बाद है कि बेस्ट एंटीकोगुलेंट इन नेहा क्लास 2 है। ओके, इनिशियली आपने क्या करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन देना होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में वारफरिन है और उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में 36 वीक्स के बाद आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन पे वापस आ जाना होता है। ओके, अब लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन प्रेगनेंसी में सेफ होता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वारफरिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैनेजमेंट ऑफ नेहा क्लास 4 है, तो आपने हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी होती है, इको से मॉनिटर करना होता है, फार्माकोथेरेपी। अब स्पेसिफिक ड्रग्स लिखनी है, एस इनहिबिटर नहीं देना, डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं, मॉर्फिन, एडिनोसिन दे सकते हैं और फीटल सीटीजी कराएँगे। ओके, अब आगे बताया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन सीवीएस क्या-क्या देखने को मिल सकता है। वंस अगेन आपको ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ। हाइपरकोगुलेबिलिटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम देखने को मिल सकता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। ओके, व्हाट आर द प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग? असल में ये सच्ची वाली प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग है। तो आपने बताना है कि मैटरनल डेथ कितनी हो सकती है, फीटल की कितनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हो सकती है, प्रेगनेंसी का कार्डिक डिजीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या कार्डिक डिजीज़ का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोर्टेलिटी कितनी होगी, फीटस को क्या रिस्क होगा, प्रीटर्म लेबर या एफजीआर होने के कितने चांसेस हैं। ओके, हॉस्पिटल विजिट्स कितनी हो सकती है, फीटल मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, सरोगेसी करनी है या अडॉप्शन करना है, ये सब चीज़ें आ जाएगा। इसके बाद जेस्टेशनल एनीमिया, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल डायल्यूशन होती है, तो फिजियोलॉजिकल डायल्यूशन की वजह से जो एचबी होता है वो 7 ग्राम से कम हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, इजी फटीगेबिलिटी, वीकनेस, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है, पैलर देखने को मिलता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब लेबल करेंगे? प्रेगनेंसी में 2 ही माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया। दोनों में क्या होगा? दोनों में एमसीवी कम है, एमसीएच कम है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में एमसीएचसी ये भी कम हो जाएगा और
थैलेसीमिया में MCHC एक कांस्टेंट रहेगा, सही हो गया। ओके, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या-क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? CBC कराओगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करा लोगे, रेटिक्स कराओगे, फेरोकाइनेटिक्स कराओगे। फेरोकाइनेटिक्स में जो TIBC है वो बढ़ जाती है, बाकी सारे कम हो जाती है। सीरम फेरिटिन है, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है, ओके, सीरम आयरन है वो कम हो जाएगा। स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हो क्या? ओके, मैनेजमेंट क्या होगी? ओके, मैनेजमेंट क्या होगी? ओरल आयरन थेरेपी देनी होती है, ओके, सही हो गया। 34 वीक से पहले ओरल आयरन थेरेपी, इसके बाद आप पैरेंटियल आयरन थेरेपी दे सकते हैं। और अगर एचबी आपका रिलेटिवली 7 से कम है तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन देनी है। बाकी ओरल फोलेट दे सकते हैं, विटामिन सी और टी को आपने अवॉइड करना होता है। ओके, क्लियर। अब माँ के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन होगी और फीटस में क्या होगी? निमोनिक है स्पाइस, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन का निमोनिक है स्पाइस, इससे शॉक हो सकता है, पी से पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है, आई से इन्फेक्शन हो सकता है, सी से कार्डियक फेलियर और ई से इक्लेम्शिया या प्री इक्लेम्शिया हो जाएगा। और फीटस में क्या होगा? आई कैप, IUGR हो सकता है, ओके, सही हो गया। आई लैप है, IUGR है, ओके, एल से आपका हो जाएगा लो बर्थ वेट है, ए से आपका एस्फिक्सिया और पी से प्रीमेच्योरिटी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर प्रेगनेंसी में कोई वेसिकुलो इम्यूनोबिलस या वेसिकल्स या बुलस की हिस्ट्री मिले तो उसको बोलते हैं पेम्फिगोइड जेस्टेशनिस। इसमें क्या होगा? इसके डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल असेसमेंट और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराते हैं। ट्रीटमेंट में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ओरल प्रेडिनिसोलोन करते हैं। प्रेगनेंसी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए? तो प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, SG हो सकता है, ओके, क्लियर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है काज ऑफ प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, उसको छोड़ दो आप, ओके। अब हम यहाँ पर एक और सवाल है, ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस में क्या हो सकता है? फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? फीटल कॉम्प्लिकेशन PSM से रट्टा मारना है, प्री टर्म डिलीवरी, स्टिल बर्थ और मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ड्रग और चॉइसेस उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और डिलीवरी आपने 37 से लेकर 38 वीक्स पे करनी है। जो हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन होती है वो ब्लड से हो सकती है, बर्थ से हो सकती है, ब्लड बैंक से या बॉडी फ्लूइड से हो सकती है ट्रांसमिशन, ओके, ठीक हो गया। प्रिकॉशन फॉर वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है? स्क्रीनिंग करनी होती है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन करनी होती है, और प्रिवेंशन 95% तक हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन 95 प्रिवेंशन की वजह से जो रिड्यूस ट्रांसमिशन है वो 95% है, यानी 95% ट्रांसमिशन कम हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस वगैरह ये डेवलप हो सकता है, क्लियर। इसके बाद HIV है, HIV की ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, ब्लड प्रोडक्ट से हो सकती है, शेयर्ड नीडल की वजह से हो सकती है, ओके। और एंटीनेटल केयर की वजह से हम जो इसकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो 25 से लेकर 30 को कम करके हम 2 से कम कर देते हैं। मैनेजमेंट में आपने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी आपने देनी होती है, ओके। एंटीनेटल और इंट्रानेटल, मदर को न्यू नेट को आपने देनी होती है। डिलीवरी बाय सी सेक्शन करना होता है हाई वायरल लोड से, और ब्रेस्ट फीडिंग को आपने अवॉइड करना होता है, क्लियर, ऑलमोस्ट ही आ जाएगा। अब हम इसके एमसीक्यूज़ पॉइंट्स पे आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ पॉइंट है कि डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको प्रूराइटिस हो रहा है। प्रूराइटिस कैंडिडियासिस में आपको देखने को मिलता होता है यूजुअली। मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, ईसन-मैंगल सिंड्रोम, तो इसमें अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है, हाई रिस्क कंडीशन है। इन्फेंट बोर्न टू द डायबिटिक मदर, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज यस हो सकती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, VSD आपको देखने को मिल सकती है। प्रूराइटिस ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब है विदाउट द स्किन, रैश है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, स्टीटोरिया है, ओके, यानी प्रूराइटिस मतलब बाइल एसिड है। स्टीटोरिया और डार्क यूरिन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, दैट मींस ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस है। डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी विद प्रूराइटिस है तो 1 सेकंड कैंडिडियासिस हो जाएगा, ओके। काज ऑफ इंक्रीज फिट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में एंटी कन्वल्सन ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता होता है, ओके। नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग लेबर विद हार्ट डिजीज, पिथालजीन या एल्गोमेट्रिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती, ओके, ठीक हो गया। ओके, अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल की रूबेला वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आपने वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी की बात कर लेनी है। सर्वाइकल अब्नॉर्मैलिटी को देखने के लिए सर्वाइकल स्मीयर करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म है, पायरेक्सिया है और चेस्ट पे साइन सिम्पटम आ रहे हैं। सीवियर सिम्पटम है तो थायराइड स्ट्रोमा आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन ऑन फीटस तो IUGR हो जाएगा, ओके। ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो सीवियर हाइपरटेंशन है, 160 से ज़्यादा का है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर GDM तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। HbA1c टाइप 1 और टाइप 2 में इस्तेमाल करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज इन फीटस और कार्डियक एनोमलीज आपको देखने को मिल सकती है। VSD आपको देखने को मिल सकता है, ओके। पेशेंट ऑन 36 वीक का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आप और HB7 है तो आपने पैक्स और ट्रांसफ्यूजन आपने देना है। वजाइनल डिस्चार्ज विद ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाइड, ओके, ग्राम नेगेटिव और निजेरिया गोनोरिया होता है। प्रीक्लैम्सिया का रिस्क फैक्टर स्मोकिंग नहीं होता, ओके। चॉइस ऑफ ड्रग टू कंट्रोल फीड्स इन द एक्लेम्शिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट होती है। डायबिटीज मेलाइटिस की जो स्क्रीनिंग है 16 से लेकर 20 हफ्तों पर वैसे मल्टीपल हो और ना 20 से लेकर 24 से लेकर 28 पे होती है वैसे, ओके। मैनेजमेंट ऑफ अनीमिया विद सिम्पटम, तो वो पैक्स और ट्रांसफ्यूजन होती है, ओके। टेस्ट टू डायग्नोस जेस्टेशनल डायबिटीज, ओके। OGTT होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी विद थायरोटॉक्सिकोसिस, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बेबी बॉर्न टू द मदर, तो आपने हाइपोग्लाइसीमिया देखना होता है। पैरावायरस फीटल हाइड्रोप्स कराता है। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी इन एस्थमा तो नियर टर्म पे कराते हैं। ब्लड प्रेशर एंड रीनल
डिजीज 140/90 तक आपने रखना होता है। मिड डायस्टोलिक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एमएस की वजह से होता है। 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये राइटवर्ड शिफ्ट करा देता है। जीडीएम विद प्रीवियस हिस्ट्री, तो इस केस में आपने ओजीटीटी 16 से लेकर 20 हफ्तों पे करना है। इंडक्शन ऑफ लेबर इन डायबिटीज 38 से 39 वीक्स पे करना होता है। एंटीकोगुलेंट यूज इन प्रेगनेंसी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विद कोलिस्टेसिस ऑफ लीवर आफ्टर 38 वीक्स, तो इस केस में आपने इंडक्शन ऑफ लेबर करना होता है। कर्डी वाइट डिस्चार्ज और ईचिंग कैंडिडियासिस की वजह से होती है, क्लोट्रिमाजोल इस्तेमाल कर सकते होती है। ओके, कार्डी वाइट डिस्चार्ज वाकई में इसी की वजह से होती है, ये आप चेक कर लेना। रूबेला आईजीएम नेगेटिव और आईजीजी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है, इम्यून हो चुकी है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में जो एंटी एपिलेप्टिक मदर में जो फोलेट होती है वो 5 मिलीग्राम देते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है, टॉनिक क्लोनिक सीजर है तो एक्लेम्शिया हो जाएगा। प्रोराइटिस है, बिलिरुबिन ज़्यादा है, ओके, और एएलपी पे ज़्यादा है तो ये कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया तो फेरेटिन कराओगे। ड्रग ऑफ अगर अगर मॉडरेट हाइपरटेंशन है तो हाइड्रोलिसिन और मिथाइल डोपा लिखा हुआ है, वैसे रेबिटोलोल होती है। ओके, और अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो आपने सी सेक्शन के लिए एडमिट करना होता है। ओके, अगर ब्लड प्रेशर 140/90 है, 4 आवर्स के बाद सेम वैल्यू है, शी इज एसिम्प्टोमेटिक है तो रीअश्योर करना है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, काज ऑफ एनीमिया एंड ग्रैंड मल्टीपैरिटी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से देखने को मिल सकता होता है। प्री कंसेप्शन डायबिटीज कंट्रोल, ओके, तो टू प्रिवेंट कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है। पॉलीजूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीहाइड्रोनियास की हिस्ट्री है तो डायबिटीज मेलाइटस है। ओके, प्री क्लैम्शिया के अंदर आपने एडमिट करना है पेशेंट को फॉर इवैल्यूएशन है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है फीमेल में 8 वीक ऑफ जेस्टेशन पे तो आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन और एस्पिरिन स्टार्ट करनी है। रिस्क फैक्टर फॉर प्री क्लैम्शिया तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। एसएफएच सिम्फिजिया फंडल हाइट ज़्यादा है जेस्टेशनल एज से, तो आपने ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। स्क्रीनिंग ऑफ जीडीएम, ओजीटीटी, वैसे डायग्नोसिस के लिए भी क्या ये करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जीडीएम, ओके, जीडीएम स्क्रीनिंग में भी वही लिखा है, वहाँ पे भी वही लिखा है। ओके, ओजीटीटी 75 ग्राम कराते हैं 16 से लेकर 20 हफ्ते पर, रिपीट करते हैं 24 से लेकर 28वें हफ्ते पर। स्क्रीनिंग टेस्ट ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं है। ओके, काज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। अगर डायबिटीज कंट्रोल है तो इंड्यूस करना लेबर को 38 से 39 वीक्स पर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फीटस में कार्डियक एनोमलीज हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, HP7 से कम है तो पैक्स और ट्रांसफ्यूजन देना होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीरम फेरेटिन लेवल है। ओके, अगर किसी को प्री क्लैम्शिया है, ब्लरिंग विरियन प्रोटीन यूरिया तो आपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। डाइट में डिलीवरी ऑफ फीटस कराना है। स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर नहीं होता। ओके, एक्लैम्शिया में फिट्स होते हैं और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है। मैग्नीशियम सल्फेट फिट्स के लिए देनी होती है। अगर टॉक्सिसिटी आ जाए 10%, 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी तो वो कौन सी होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं कराती। डिरेंज एलएफटीज इन प्रेगनेंसी तो वो ऑब्स्ट्रैक्टिक कोलिस्टेसिस में देखने को मिलते होते हैं।